ओला गाइस, नेहा दिस साइड। और आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि जो मैं आज आपको बताने वाली हूँ वो है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के बारे में बताने वाली हूँ, और उसमें भी जो भी नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहला है कोइटस इंटरप्टस। कोइटस इंटरप्टस में क्या होता है? ड्यूरिंग इंटरकोर्स, सपोज दिस इज फीमेल वजाइना, एंड दिस इज मेल पेनिस, दिस होल इज मेल पेनिस एंड दिस होल इज फीमेल वजाइना। ड्यूरिंग इंटरकोर्स क्या होता है? पोजीशन इस टाइप से होता है। लेकिन कोइटस इंटरप्टस में क्या होता है? मेल पार्टनर इजैकुलेट, जो भी पेनिस का कंटेंट है, इजैकुलेट होने से पहले ही अपना पेनिस फीमेल बॉडी से बाहर कर लेता है, और जो भी इजैकुलेशन होता है फीमेल बॉडी के आउटसाइड करता है। तो अभी जो मैंने कोइटस इंटरप्टस के बारे में बताया, इसमें सारा काम मेल पार्टनर को करना है। अभी मेल्स के बारे में तो सारी गर्ल्स को पता ही है कितने केयरलेस होते हैं। और कोइटस इंटरप्टस में मेल की विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अगर विल पावर स्ट्रॉन्ग नहीं है तो इजैकुलेट फीमेल की बॉडी के आउटसाइड हो ही नहीं पाएगा, फर्स्ट थिंग। और कई बार क्या होता है कि पेनिस को विड्रॉ करते टाइम, सपोज दिस इज फीमेल वजाइना एंड दिस इज मेल पेनिस, तो विड्रॉ करते टाइम ही इजैकुलेट हो जाता है। सरफेस पे फीमेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के जो सरफेस होते हैं वहाँ पे इजैकुलेट पेनिस के थ्रू हो जाता है, और जिससे काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि फीमेल प्रेग्नेंट हो सकती है। कोइटल क्लाउचे में क्या होता है? आफ्टर इंटरकोर्स सेक्सुअल एक्टिविटी डन, सेक्सुअल एक्टिविटी हो गया, अभी फीमेल को ये याद आया कि अरे अभी तो प्रेग्नेंट होने का चांसेस है, तो अभी क्या कर सकते हैं? तो वो उस टाइम पे क्या करते हैं? वो बाथरूम में जाके शावर का हाई प्रेशर से वजाइना या अपने वजाइना और रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को वॉश करते हैं। बहुत हाई प्रेशर से, सिंपल प्लेन वाटर से कर सकते हैं या फिर विनेगर से कर सकते हैं। इससे क्या होता है? जो भी इजैकुलेट मेल की बॉडी से हुआ है फीमेल की बॉडी में, वो सारा इजैकुलेट वाटर के मीडियम के थ्रू फीमेल बॉडी के आउटसाइड आ जाता है। पर इसमें बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेज है। इसमें रिप्रोडक्टिव पार्ट, जो भी फीमेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, उसमें यूट्रस वजाइना दोनों की वॉल्स खराब हो जाती हैं। यूट्रस तीन वॉल होती है यूट्रस की, पेरीमेट्रियम, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, जो कि काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो जाती है और कई बार ब्लीडिंग होने के भी चांसेस रहते हैं। स्क्रीन पे मैं पिक्चर्स लगाऊंगी पोस्ट करके, आप वो पिक्चर्स ध्यान से देख सकते हैं तो आपको समझ में आएगा। थर्ड मेथड है जो कि है बेसल बॉडी टेम्परेचर। बेसल बॉडी टेम्परेचर वर्ड से ही पता चल रहा है कि आपको अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेजर करना है। आप एक सिंपल थर्मोमीटर का यूज़ कर सकते हैं। और आपको कब अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेजर करना है? सोने के तुरंत बाद। ये सबसे अच्छा टाइम होता है। वैसे अगर आप दूसरे टाइम पे करना चाहें तो आप दूसरे टाइम पे भी मेजर अपनी बॉडी का टेम्परेचर कर सकते हैं, पर ये जो टाइम होता है सोने के बाद, एक तो ऑलरेडी बॉडी का टेम्परेचर राइज हुआ होता है सोने के बाद, तो उस टाइम पे जो डिफरेंस होता है टेम्परेचर में, वो हम इजीली डिस्टिंग्विश कर पाएंगे कि किस दिन हमारी बॉडी का टेम्परेचर कम रहा, किस दिन हमारी बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा था। तो जब ओव्यूलेशन का टाइम होता है, ओव्यूलेशन मतलब जब मैच्योर एग रिलीज होता है ओवरी से, उसको बोलते हैं ओव्यूलेशन। जब ओव्यूलेशन के टाइम पे क्या होता है? हमारी बॉडी का टेम्परेचर, फीमेल बॉडी का टेम्परेचर 0.2 टू 0.7 फ़ारेनहाइट राइज कर जाता है। इस टाइम पे इंटरकोर्स को स्टॉप कर देना, कंप्लीटली अवॉइड कर देना, बिकॉज जो चांसेस होते हैं प्रेगनेंसी के, इस टाइम पे सबसे ज़्यादा प्रेगनेंसी के चांसेस होते हैं। तो जिस टाइम आपका बॉडी का टेम्परेचर 0.2 टू 0.7 फ़ारेनहाइट इंक्रीज कर रहा है, राइज हो रहा है, जिस टाइम पे आपका बॉडी का टेम्परेचर, उस टाइम पे आपको इंटरकोर्स नहीं करना है, क्योंकि प्रेगनेंसी के चांसेस उस टाइम पे सबसे ज़्यादा होते हैं। वो डेज जो होते हैं वो फर्टाइल डेज होते हैं। और ये आपको सेम जगह पर मेजर करना है, थर्मोमीटर की हाथ से, सेम जगह सेम प्लेस, याद करना, ऐसे सेम टाइम सेम जगह लेके थर्मोमीटर आपको अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेजर करना होगा। फोर्थ मेथड है सर्वाइकल म्यूकस मेथड। इसमें क्या है कि आपको जो भी आपके वजाइना से जो भी म्यूकस रिलीज होता है, जो भी सर्वाइकल म्यूकस, जो भी सिक्रेशन होती है फीमेल की बॉडी से, उसको आपको टेस्ट करना है। और ये भी जो टेस्ट है बहुत अच्छे से होना चाहिए, आपको बहुत अच्छे से डिफरेंस करना आना चाहिए कि अभी इस टाइम पे म्यूकस कैसा है, पीरियड्स के बाद म्यूकस कैसा है, पीरियड से पहले म्यूकस कैसा है, ओव्यूलेशन के टाइम पे म्यूकस कैसा है। तो जो म्यूकस को हम इस मेथड में क्या करते हैं, हम जो भी सर्वाइकल म्यूकस है, जो भी कंटेंट फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से रिलीज होते हैं, उनको हमें ऑब्जर्व करना है। तो पीरियड्स के बाद 3-4 दिन तक, ये जो मैं टाइम बता रही हूँ डेज़ का, 3-4 दिन तक ये टाइम वेरी कर सकता है फीमेल टू फीमेल, क्योंकि स्टैंडर्ड जो भी मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो 28 डेज़ का होता है, पूरा 1 से लेकर 28 डेज़ तक होता है, पूरा 28 डेज़ का है। लेकिन कुछ को 28 डेज़ का नहीं होता, कुछ लोगों को 35 डेज़ का होता है, कुछ लोगों को 30 डेज़ का होता है। तो आपको अपना मेंस्ट्रुअल साइकिल खुद ऑब्जर्व करके ये सब मेथड अप्लाई करने होंगे। तो अभी मैं बात करती हूँ जस्ट आफ्टर मेंसेस यानी जो भी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है वो हो चुकी, उसके 2-3 दिन तक आपको कोई म्यूकस ऑब्जर्व नहीं होता, या फिर होता भी है तो बहुत कम म्यूकस। यू आर फीलिंग वेरी लाइट दैट डेज, बिकॉज जो भी म्यूकस कंटेंट है वो रिलीज होता ही नहीं है, और उनको हम ड्राई डेज भी कहते हैं। ऐसा 3-4 दिन के लिए होता है। फिर उसके बाद आप ऑब्जर्व करेंगे कि स्लाइटली क्लाउडी स्टिकी येलोइश वाइटिश ऐसा म्यूकस ऑब्जर्व होता है उन 3-4 दिन के बाद, ड्राई डेज के बाद। जो भी 3-4 दिन के लिए फर्स्ट सपोज दिस इज़ योर 28 डेज साइकिल, फर्स्ट 7 डेज़ की ब्लीडिंग हुआ, उसके बाद जो भी 7 to 10 डेज़ था, 3-4 दिनों के लिए कोई म्यूकस आपने ऑब्जर्व ही नहीं किया, या किया तो बहुत कम, ना के अमाउंट में, ना के बराबर। तो जो वो डेज़ होंगे 7 to 10 डेज़ पीरियड्स के बाद, वो डेज़ जो होंगे वो आपके ड्राई डेज़ होंगे, क्योंकि उस टाइम पे जो भी सर्वाइकल म्यूकस है वो सीक्रेट होता ही नहीं है, बहुत कम होता है, वो ड्राई डेज़ होते हैं। आफ्टर दैट ड्राई डेज़ जो बचे आपके 7 to 10 तो हो गए आपके ड्राई डेज। उसके बाद 3-4 दिन तक आप देखेंगे कि थोड़ा क्लाउडी स्टिकी म्यूकस ऑब्जर्व कर रहे हैं। उसके बाद आता है वो 7 to 10 हो गए ड्राई डेज, 10 to 12 हो गए
10 to 12 जिस टाइम पे आपको क्लाउडी म्यूकस ऑब्जर्व हो रहा है, क्लाउडी म्यूकस ऑब्जर्व हो रहा है और स्टिकी बहुत कम, स्टिकी अमाउंट कम ही है, पर हाँ पहले से थोड़ा ज़्यादा होता है। ड्राई डेज में बिल्कुल ऑब्जर्व नहीं करा, उसके बाद आपने थोड़ा ऑब्जर्व करा। ओव्यूलेशन के टाइम पे, जिस टाइम पे एग ओवरी से रिलीज हुआ है, उस टाइम पे बहुत ज़्यादा म्यूकस आपने ऑब्जर्व करा, स्लीपरी म्यूकस, वाइटिश स्लिपरी। यहाँ पे सर्वाइकल म्यूकस रखा, आपने ऐसे करके स्ट्रेच करना है, तो आप देखेंगे कि स्ट्रेच हो रहा है वो, तो उस टाइम पे आपको समझ जाना है कि हाँ इस टाइम पे कई बार स्ट्रेच नहीं होता, पर जो अमाउंट होता है म्यूकस की वो बहुत ज़्यादा होती है और कम स्ट्रेच होता है पर कम, तो उस टाइम पे भी आपको समझ जाना है कि हाँ दिस इज़ द राइट टाइम टू ओव्यूलेशन। तो इस टाइम पे हमें इंटरकोर्स नहीं करना है, इंटरकोर्स को कम्प्लीटली अवॉइड कर देना है, क्योंकि उस टाइम पे चांसेस प्रेगनेंसी के 100% होते हैं। ओव्यूलेशन के बाद जो म्यूकस होता है, मतलब 14 डे, सपोज फर्स्ट डे आपको मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हुई, उसके 14 डे पे ओव्यूलेशन होता है, जिस टाइम पे एग ओवरी से रिलीज होता है। उसके 14 डेज़ के 2-3 दिन बाद तक 14 डे ओव्यूलेशन हुआ, उसके बाद 15 और 16 डे भी बहुत ज़्यादा अमाउंट रहता है म्यूकस का। उसके बाद जो म्यूकस होता है वो बहुत ड्राई और थिक म्यूकस हो जाता है। आप इंटरकोर्स कर सकते हैं, क्योंकि जो वो म्यूकस है, वो फीमेल बॉडी का जो म्यूकस होता है वो हिंड्रेंस प्रोड्यूस करता है स्पर्म्स के अगेंस्ट, तो वो वैसे ही स्पर्म को एंटर नहीं करने देता फीमेल बॉडी के अंदर, क्योंकि वो उसका बहुत ज़्यादा थिक हो जाता है और अमाउंट भी कम होती है, तो वो अमाउंट और स्टिकी नहीं होता, बहुत थिक होता है। उस टाइम पे आप इंटरकोर्स कर सकते हैं, वो फर्टाइल टाइम नहीं होता, वो इनफर्टाइल होता है वुमेन के लिए। फिफ्थ मेथड है रिदम मेथड, या कैलेंडर रिदम मेथड भी बोलते हैं और सिंपल कैलेंडर मेथड भी बोलते हैं। इसमें हमें क्या होता है, अपनी पूरी होल 1 मंथ, जो भी 1 मंथ है, या किसी को 35 डेज तक मेंस्ट्रुअल साइकिल, मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल 35 डेज के बाद रिपीट होता है, तो उसका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल हो गया, फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल से लेकर सेकंड मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो उस टाइम को मेंस्ट्रुअल साइकिल का पीरियड बोल रहे हैं। तो अभी मैं 28 डेज़ का लेकर चल रही हूँ, क्योंकि जो एवरेज है मोस्टली गर्ल्स को 28 डेज़ के ही अंदर हो जाता है। तो जो अभी मैं मेथड बता रही हूँ वो मैं आपको कॉपी के थ्रू बताती हूँ, कॉपी और पेन के थ्रू, तो आपको ईजिली समझ में आएगा। अभी मैं एवरेज ही लेकर चलती हूँ। ये आपका फर्स्ट डे है, यह 28 डेज़ है, तो फर्स्ट टू 7 डेज़ ये आपका हो गया पीरियड्स का टाइम। इसमें से कुछ लोगों को 7 डेज़ के लिए ब्लीडिंग होती है, सपोज ये ब्लीडिंग हो गया 7 डेज़ तक, अज्यूम कर लेते हैं। 7 डेज़ के बाद 8 डेज़ तक ये आपका ड्राई डेज थे, जो म्यूकस मेथड से आपको रिलेट करना है। ड्राई डेज़ के बाद यहाँ पे आपका कहीं 14 डे होगा, जो कि आपका ओव्यूलेशन का टाइम है। ड्राई डेज के बाद आपको कम म्यूकस ऑब्जर्व होगा, कम म्यूकस और क्लाउडी। इस टाइम पे आपने क्लाउडी म्यूकस ऑब्जर्व करा, सपोज 10 डेज तक। ये डेज़ का जो भी मैं बता रही हूँ 1-2 डेज़, ये हर एक फीमेल की बॉडी में अलग अलग होता है। और इस डे 16 डेज पीरियड्स के ओव्यूलेशन के 2 दिन बाद तक, 10 to 16 डेज बहुत ज़्यादा म्यूकस होता है सिक्रीट फीमेल बॉडी से, और बहुत स्लीपरी। और जैसे कि मैंने बताया कि आप अगर फिंगर्स में ऐसे, यहाँ पे अगर फिंगर्स में आपने सर्वाइकल म्यूकस रखा, तो आप उसको ऐसे स्ट्रेच करेंगे तो वो स्ट्रेच हो जाएगा। मैं स्क्रीन पे पिक्चर लगाऊंगी, तो आप वीडियो को पोस्ट करके वो पिक्चर बहुत केयरफुली ऑब्जर्व करना, उसमें चीज़ें बहुत अच्छे से मेंशन है। और उसके बाद सपोज किसी को 16 डेज होता है, किसी को 17 डेज तक भी ये स्लीपरी म्यूकस ऑब्जर्व होता है। उसके बाद जो ये डेज होते हैं 17 to 28 डेज, यहाँ पे बहुत थिक म्यूकस ऑब्जर्व होता है। यहाँ पे इस टाइम पे 17 to 28 डेज में म्यूकस की जो थिकनेस होती है बहुत ज़्यादा थिक होता है, और वैसे फीमेल बॉडी में जब स्पर्म एंटर करता है तो वो स्पर्म को एंटर करने ही नहीं देता आगे की साइड, जो भी रिप्रोडक्टिव पार्ट में आगे फीमेल बॉडी के स्पर्म ट्रैवल कर ही नहीं पाता, और वहीं पर प्रेगनेंसी से आप प्रिवेंट कर सकते हो खुद को। तो जो ये टाइम है कैलेंडर मेथड के अकॉर्डिंग 7 टू पीरियड्स ओव्यूलेशन के 3 दिन पहले, यानी कि एक 14 को हटा करके 13, सपोज दिस इज 14 डे, तो कैलेंडर मेथड के अकॉर्डिंग ओव्यूलेशन के 3 दिन तक, यानी कि 15, 16, 17, और पीरियड ओव्यूलेशन के 3 दिन बाद और ओव्यूलेशन के 3 दिन पहले, दैट मीन्स 13, 12, 11, और इधर आ गया आपका 10। कैलेंडर मेथड में बोला गया है कि 10 to 17 जो डेज होते हैं वो बहुत फर्टाइल होते हैं, इसमें प्रेगनेंसी के 100% चांसेस होते हैं। तो इस टाइम पे इंटरकोर्स को कम्प्लीटली अवॉइड करना है, इंटरकोर्स नहीं करना है इस टाइम पे 10 to 17 डेज। ये डेज बहुत ज़्यादा फर्टाइल होता है फीमेल बॉडी इस टाइम पर स्पर्म को अलाउ करती है, क्योंकि वैसे ही मैंने पहले बताया जैसे कि म्यूकस बहुत ज़्यादा स्लिपरी हो जाता है। स्लिपरी होने की वजह से जब स्पर्म एंटर करता है फीमेल बॉडी के अंदर, तो उसको एक मीडियम प्रोवाइड कर देता है म्यूकस, जिससे वो इजीली रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में, फीमेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के थ्रू ट्रैवल होकर एग से फ्यूज़ कर जाता है और प्रेगनेंसी लीड होती है। सिक्स्थ मेथड, अब जो सिक्स्थ मेथड है वो है सिम्प्टोथर्मल मेथड। इसमें क्या है, जो भी सिम्टम ओव्यूलेशन के टाइम पर, ओव्यूलेशन मीन्स जब मेच्योर है ओवरी से रिलीज कर रहा है, उस टाइम पे जो भी सिम्टम्स होते हैं उनको ऑब्जर्व करेंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको बताई दिया है म्यूकस को हम कैसे ऑब्जर्व करेंगे। म्यूकस ऑब्जर्व करना है, ओव्यूलेशन के टाइम पे कैसा म्यूकस होगा, स्लीपरी, स्ट्रेची, और अमाउंट बहुत होगी, जो भी अमाउंट होगी सर्वाइकल म्यूकस की वो बहुत लार्ज अमाउंट में सिक्रेट होगा। ब्रेस्ट टेंडरनेस, ब्रेस्ट काफ़ी टेंडरनेस फील करेगी, और आपका जो सर्विस होगा वो डायलेट हो जाएगा उस टाइम पर। ये जो सिम्टम्स हैं ये ओव्यूलेशन के टाइम पर होते हैं। आप सर्विस की डायलेशन कैसे चेक कर सकते हैं, स्क्रीन पर जो पिक्चर शो होगी उसको बहुत केयरफुली देखना है आपको। पिक्चर्स को केयरफुली देखकर आप काफ़ी हद तक समझ जाएंगे। आपको सर्विस आपको फीमेल बॉडी के अंदर आप फिंगर टिप इंसर्ट करना है, फिंगर टिप इंसर्ट करके आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। सपोज ओव्यूलेशन से पहले आपने फिंगर टिप इंसर्ट की है फीमेल बॉडी के अंदर, तो सर्विक्स की डायलेशन सपोज इतना है, ये जो मेरा फिंगर है इतना है डायलेशन, और ओव्यूलेशन के टाइम पे
जब आप इंसर्ट कर रहे हो तो 2 फिंगर टिप इंसर्ट हो जा रहा है, तो डायलेशन बढ़ रहा है। ओव्यूलेशन के टाइम पे डायलेशन जो होता है सर्विक्स का वो बढ़ रहा है, तो उस टाइम पे आपको इंटरकोर्स को कंप्लीटली अवॉइड कर देना है। उस टाइम पे कोई सेक्सुअल एक्टिविटीज़ को नहीं होने देना अगर आप प्रेग्नेंट होने से बचना चाहते हो तो। नहीं तो कई लोग इस चीज़ को प्रेग्नेंट होने के लिए भी यूज़ करते हैं। जब ऑब्जर्व करते हैं ज़्यादा म्यूकस है, ब्रेस्ट टेंडरनेस है, बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा है, बेसल बॉडी टेम्परेचर 0.2 to 0.7 फ़ारेनहाइट इंक्रीज़ कर रहा है, या फिर ये वेरी कर सकता है फीमेल टू फीमेल, सबका बॉडी का सिस्टम चेंज होता है, तो वो वेरी कर सकता है जो भी रेंज है। जब बॉडी का टेम्परेचर राइज करे तो ये टाइम सबसे ज़्यादा अच्छा होता है प्रेगनेंसी इस टाइम सबसे ज़्यादा हो सकती है, प्रेगनेंसी के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। जो 7th मेथड है वो है लैक्टेशनल एमेनोरिया। लैक्टेशनल से पहले आप समझ गए होंगे, जो भी मदर अपने बेबी को ब्रेस्ट फीड करा रही है वो है लैक्टेशन। और एमेनोरिया एक टर्म है जहाँ पर कोई मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग नहीं होती है, कोई ब्लीडिंग नहीं हो रही है फीमेल की बॉडी से, वो है एमेनोरिया। और जो लैक्टेशन है वो है एक मदर अपने बेबी को ब्रेस्ट फीड करा रही है। तो वो जो टाइम होता है उस टाइम पे हमारी बॉडी में एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, रिलैक्सिन और काफ़ी सारे हार्मोन्स होते हैं जिनकी अमाउंट बहुत ज़्यादा होती है। और वो अमाउंट इसलिए ज़्यादा होती है क्योंकि बेबी के लिए मिल्क प्रिपेयर करना है, बॉडी हमारी बेबी के लिए मिल्क प्रोड्यूस करती है। और उस अमाउंट और जो सबसे मेन रोल एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का होता है। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन बहुत ज़्यादा अमाउंट में सिक्रेट होता है हमारी बॉडी में, जो कि मिल्क प्रिपेयर करते हैं। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और एक थर्ड रिलैक्सिन भी बहुत ज़्यादा अमाउंट में सिक्रेट होता है उस टाइम पे, क्योंकि बेबी को फीड करना है। तो उस टाइम पे हमें हमारी जो भी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है वो रुक जाती है। और जब मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग नहीं होगी तो कोई ओव्यूलेशन नहीं होगा, कोई एग रिलीज ही नहीं होगा, तो फ्यूज पम्प के साथ होगा ही नहीं और प्रेगनेंसी होगी नहीं। पर इसमें क्या होता है, कुछ फीमेल्स को मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है, लैक्टेशनल एमेनोरिया, यानी कि लैक्टेशन बेबी को फीड करते टाइम पे भी कुछ फीमेल मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग ऑब्जर्व करती हैं। तो उनको बैरियर मेथड के थ्रू इंटरकोर्स करना चाहिए अगर वो प्रेगनेंसी से बचना चाहते हैं तो। अभी मैं आपको कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज बताती हूँ नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के। एडवांटेजेस तो बहुत सारे हैं कि कोई आपको केमिकल नहीं लेना, कोई आपने गोली नहीं लेना, तो आपकी बॉडी जैसे नॉर्मली फंक्शन करती है वैसे ही कर रही है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। पर डिसएडवांटेजेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अगर जैसे कि कैलेंडर मेथड में मैंने आपको बताया एवरेज मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वो 28 डेज़ का होता है, पर किसी किसी का 35 डेज़ का होता है, किसी किसी के पीरियड्स इरेगुलर होते हैं। तो ऐसे केसेस में ना आप ट्रस्ट नहीं कर सकते नेचुरल मेथड्स को, और आपको बैरियर मेथड का यूज़ करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप ऑब्जर्व ही नहीं कर पाएंगे कि म्यूकस की थिकनेस कैसी हो रही है इरेगुलर पीरियड्स में। और डिसएडवांटेजेस कि आपको 100% श्योरिटी नहीं होती है, 100% श्योरिटी आपको नेचुरल मेथड्स में नहीं मिल पाएगी, क्योंकि कई बार लोग क्या होता है, कई बार लोग अपना जो म्यूकस है वही गलत टेस्ट कर लेते हैं। और इन सब नेचुरल मेथड को ऑब्जर्व करने के लिए काफ़ी ज़्यादा तुम्हें अपनी बॉडी को केयर करना पड़ता है। और सबसे पहली चीज़ तो इरेगुलर पीरियड्स होने ही नहीं चाहिए। अगर आपके इरेगुलर पीरियड्स हैं तो आप इन मेथड्स को, जो भी नेचुरल मेथड्स हैं, इनको अप्लाई कर ही नहीं सकते हो। दूसरी बात, आपको अपना सर्वाइकल म्यूकस जैसे आप टेस्ट कर रहे हो वो टेस्ट करना आना चाहिए। आप पिक्चर बहुत ध्यान से देखेंगे तो आपको काफ़ी हद तक काफ़ी ज़्यादा आइडिया हो जाएगा। बाकी आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हो, तो आपको और अच्छे से नॉलेज हो जाएगा। और जैसे कि मैंने बताया कि लोग ना बेसल बॉडी टेम्परेचर में क्या करते हैं, आज में कहीं और बैठ के टेम्परेचर नोट कर लिया, कल कहीं और बैठ के टेम्परेचर नोट कर लिया, कभी किसी टाइम पर कर लिया, कभी किसी टाइम पर कर लिया। तो ये जो चीज़ है ये बिल्कुल ही गलत है। अगर आप इस तरीके से करेंगे तो आपके बॉडी का टेम्परेचर कभी भी ठीक आप ऑब्जर्व कर ही नहीं पाएंगे। और आप अगर ठीक बॉडी का टेम्परेचर ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे तो ओव्यूलेशन का टाइम नहीं पता चल पाएगा। लास्टली, अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। और बस, एडियोस।